नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सब? आशा है कि सब लोग सकुशल होंगे। आज हम एक नए विषय की शुरुआत करने वाले हैं और वह है केमिस्ट्री अर्थात रसायन शास्त्र। यह विषय मुख्यतः सभी सामान्य प्रतियोगी परीक्षाओं, चाहे वह एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, चाहे वह केवीएस हो, एनवीएस हो, सीटेट हो, इन सारे अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही बीपीएससी में भी विज्ञान से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें अच्छा वेटेज होता है इस रसायन शास्त्र का। तो आशा है कि हम लोग पूरे पहली बात जो है हम उन विषयों को देखेंगे, उन टॉपिक्स को देखेंगे। पहले उन टॉपिक्स को देखेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद हम थोरो अध्ययन भी करेंगे। ठीक है मित्रों, आइए बात करते हैं इस विषय की। तो सर्वप्रथम मैं बता दूं कि यह विज्ञान की एक शाखा है। ठीक है, तो सर्वप्रथम हमें यह जानना होगा कि यह विज्ञान क्या है। विज्ञान, विज्ञान, वि अर्थात विशेष और ज्ञान मतलब ज्ञान, विशेष ज्ञान। अगर इसे हम परिभाषित करें तो एक बड़ी ही सुंदर परिभाषा जो मैंने पढ़ रखी है, बचपन से ही इसे पढ़ता आ रहा हूं। मनुष्य के अनुभव एवं अवलोकन से प्राप्त, मनुष्य के अनुभव एवं अवलोकन से प्राप्त विश्व के समस्त क्रमबद्ध, सुसज्जित, संगठित वास्तविक ज्ञान को ही हम विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो यह तो परिभाषा की बात हुई। आइए हम बात करते हैं इस विषय की, रसायन शास्त्र की। केमिस्ट्री अर्थात रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र अर्थ ही है कि हम इसमें केमिकल्स के विषय में विशेषकर हम पढ़ने वाले हैं कि क्या कुछ होता है। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम इसकी पाठ्यचर्या के विषय में, इसके करिकुलम के विषय में हम जानेंगे कि हम क्या सब अभी पढ़ने वाले हैं वर्तमान में। तो प्रिय बंधुओं, आप कॉपी पेन उठा लें और उसे नोट करना शुरू करें। जो पहला हमारा अध्याय होगा वह होगा पदार्थ की अवस्था एवं परमाणु संरचना। ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर, पहली बात। ठीक है, इसके बाद हम पीरियोडिक टेबल अर्थात आवर्त सारणी को पढ़ेंगे। अम्ल, क्षार एवं लवण, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, धातु, अधातु, अयस और मिश्र धातु, मेटल, नॉन मेटल, ओर्स एंड एलॉयज। ठीक है, इसके विषय में पढ़ेंगे। नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फ्यूजन और नाभिकीय संलयन अर्थात न्यूक्लियर फ्यूजन, इसे हम देखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों के विषय में देखेंगे, जैसे में सीमेंट, ग्लासेस, पॉलीमर्स, सोप, डिटर्जेंट्स, इनके विषय में देखेंगे। ठीक है, इसके बाद कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, कार्बन एवं इसके यौगिक, इसके विषय में भी हम देखेंगे। इसके बाद एनवायरमेंटल केमिस्ट्री अर्थात पर्यावरणीय रसायन के विषय में भी हम देखेंगे। प्रिय मित्रों, मैं एक बात आपको स्पष्ट कर दूं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितने भी प्रश्न आते हैं उनमें सर्वाधिक प्रश्न जो आते हैं वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आते हैं, जो कि तथ्यात्मक या तथ्यपरक होते हैं। ठीक है, सीधा आपसे प्रश्न पूछा जाता है। आइए बंधुओं, बात करते हैं। जैसा कि हमने हिस्ट्री में देखा था कि इतिहास का कोई जनक था, भूगोल का कोई जनक था, उसी ढंग से हम रसायन शास्त्र के पिता को हम जानते हैं। वो कौन थे? तो वो थे एंटनी लेबोसियर। कहीं कहीं पर आपको लघुवाजे शब्द का प्रयोग हिंदी माध्यम के छात्रों को देखने को मिल सकता है। क्लियर? अब इन्हें किस बात के लिए एंटनी लेबोसियर को रसायन शास्त्र का पिता कहा जाता है? तो उन्होंने जो इनके कार्य हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण, सराहनीय हैं। ठीक है, तो इनके कुछ कार्यों से हम परिचित होते हैं। सर्वप्रथम तो देख लो कि द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत इन्होंने दिया था। और आपसे सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया? तो आप सीधा टिक करोगे, एंटनी लेबोसियर ने। ठीक है, क्लियर? यदि कोई अभिक्रिया होती है तो उसमें जो रिएक्टेंट्स होते हैं, ठीक है, अभिकर्मक की जो मात्रा होती है वही मात्रा उत्पादों की होती है। क्लियर? ठीक है, यानी कि पूरी अभिक्रिया में जो द्रव्यमान है वह संरक्षित रहता है। यह द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कहता है, लेकिन इसे चैलेंज किया जा चुका है। ठीक है, लेकिन फिर भी यह अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत था। ठीक है, तो एंटनी लेबोसियर का
जो पहला कार्य है उसे आप देख सकते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के ये प्रतिपादक हैं। अगली बात, इन्होंने एक बुक भी लिखी है, उस बुक का नाम है एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री। आपसे ये पूछा जा सकता है, लेकिन ऐसे प्रश्न न के बराबर पूछे जाते हैं। क्लियर? अगली बात मैं आपको बता दूं, इन्होंने कंबशन थ्योरी भी दिया था। ठीक है, इस थ्योरी के अनुसार क्या होता है कि फ्यूल का यदि ऑक्सीडेशन होता है, कोई भी फ्यूल है, कोई ईंधन है, यदि उसे ऑक्सीजन की मात्रा में जलाया जाता है तो उससे जो है उष्मा निकलती है। क्लियर? और वही ऊर्जा होती है। अगला आप देख लें कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? कोई बता सकता है? हेनरी कैवेंडिश ने। ठीक है, और ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? जोसेफ प्रिस्टले ने। जोसेफ प्रिस्टले ने। ठीक है, अब इस बात को आपको ध्यान में रखना है, नोट कर लेना, इस बात को मैं नोट नहीं कर पाया हूं। ठीक है, तो आप हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का की खोज तो अवश्य कैवेंडिश ने कर दी, ऑक्सीजन की खोज अवश्य प्रिस्टले ने कर दी, लेकिन इसका नामकरण नहीं किया गया था। तो इस नामकरण का जो श्रेय है वह जाता है किसको? तो वो है हमारे एंटनी लेबोसियर साहब, जिन्हें आप रसायन शास्त्र का पिता कहते हैं। मेरे ख्याल से ये सारी बातें स्पष्ट हैं, आप नोट कर लेना। हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश, ऑक्सीजन की खोज जोसेफ प्रिस्टले। ठीक है, लेकिन इनका जो नामकरण है वो बेचारे नाम नहीं दे पाए थे। तो नाम जो दिया, तो नाम किसका दिया हुआ था? वह था एंटनी लेबोसियर का। लभवाजे आपको कहीं कहीं पर लिखा हुआ नजर आ सकता है। आइए बात करते हैं पदार्थ की। सबको पता होगा इस पदार्थ के विषय में, जो स्थान घेरे तथा जिसमें द्रव्यमान हो वह है पदार्थ। ठीक है, पदार्थ क्या है? जो स्थान घेरे तथा जिसमें कुछ मास हो, द्रव्यमान हो। ठीक है, अब जो है इसकी मुख्य 5 अवस्थाएं हैं। ठीक है, ऐसे लोग जिन्हें 3 का पता है, वैसे और भी अवस्थाएं हैं इसकी, लेकिन मुख्यतः आपको 5 जानना जरूरी है, क्योंकि जो चौथा है उससे कई बार प्रश्न पूछा गया है, कमीशन ने कई बार आपसे प्रश्न पूछ दिया है। पहली जो अवस्था है वह ठोस है। ठोस क्या है? ठोस वह है जिसका आयतन और आकार बिल्कुल निश्चित हो, जैसे यह है। अब ये जिस ढंग का है उसी ढंग का है, इसे मैं छूं कुछ भी करूं, ये जैसा है वैसा ही रहेगा, अनटिल और अनलेस मैं इसे ब्रेक करने की कोशिश ना करूं या तोड़ने की कोशिश ना करूं। एक पत्थर को उठा लो, जिस शेप में है उसी शेप में है। ठीक है, क्लियर? तो जिसका आयतन और आकार निश्चित हो वह ठोस है। दूसरी बात, द्रव। द्रव क्या है? आयतन तो जिसका फिक्स है, जिसका आयतन तो निश्चित है लेकिन आकार अनिश्चित है। आप दूध उठा करके देख लो, अगर उसे गिलास में रखते हो तो गिलास की तरह हो जाएगा, अगर आप लोटे में रखते हो तो लोटे के जैसा हो जाएगा, यदि आप उसे बाल्टी में रखते हो बाल्टी के जैसा हो जाएगा, या फिर जैसे जैसे पॉट में, जैसे बर्तन में आप रखोगे उसकी आकृति वह ले लेता है। इसलिए द्रव में क्या है? आयतन तो निश्चित है, भले ही 1 लीटर आपके पास है तो वो 1 लीटर ही रहेगा, दूसरे पॉट में रखने पर वो 2 लीटर नहीं हो जाएगा या आधा लीटर नहीं हो जाएगा। ठीक है, लेकिन स्थिति क्या होगी कि आकृति में परिवर्तन आ जाएगा। स्पष्ट है मेरे ख्याल से सारी बातें? आप अगर नोट करना चाहते हो तो नोट कर लेना। ठीक है, कभी कभार इससे प्रश्न बन जाता है। गैस, ठीक इसका उल्टा। अब देखो कि ठोस में क्या था? आयतन और आकार दोनों निश्चित था। द्रव में क्या है? आयतन तो निश्चित है लेकिन आकार अनिश्चित है। लेकिन गैस न आयतन निश्चित है और न ही आकार निश्चित है। हवा जहां भरोगे, जितना उसे संपीड़ित कर दोगे, जितना फैला दोगे उतने में वो फैल जाएगी। न आयतन निश्चित है, न आकार निश्चित है। ठीक है, क्लियर? अब देखो जो मुख्यतः प्रश्न कहां से पूछे जाते हैं, तो वो यहां से पूछे जाते हैं। ध्यान देना, 4th स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है, सीधा आपसे कमीशन पूछ देता है। और चौथी अवस्था क्या है? वह है प्लाज्मा। 4th स्टेट ऑफ मैटर सीधा आपसे पूछता है कि पदार्थ की चौथी अवस्था बताएं, निम्न में से कौन है? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, तो आपको टिक क्या करना है? प्लाज्मा। पृथ्वी का 85% भाग जो है
वह इसी प्लाज्मा से बना हुआ है। ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण है। जो इसकी पांचवी अवस्था है वह बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है, बादल उसका उदाहरण है, ठीक है, बहुत अधिक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। अब एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि पदार्थ के कण जो हैं उनकी जो गति होती है उस गति को हम किस नाम से जानते हैं, तो उसे ब्राउनी गति के नाम से जानते हैं, ब्राउनियन मोशन। हिंदी वाले नोट कर लेना, ब्राउनी गति, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतनी सारी बातें स्पष्ट हो गई होंगी, ठीक है। आज यह परिचयात्मक सत्र है, बहुत ज्यादा आज हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी यह महत्वपूर्ण सत्र है आपके लिए। आप अपने मित्रों को भी हमसे जोड़ें ताकि वे भी इसका लाभ ले सकें, ठीक है। अब देखो कि जो दबाव है वह सबसे ज्यादा किसका होता है, गैस का, उसके बाद लिक्विड का, फिर सॉलिड का। लेकिन अगर मैं बात करूं डेंसिटी की, घनत्व की, घनत्व जानना होगा कि घनत्व क्या होता है। घनत्व बराबर मात्रा अर्थात द्रव्यमान बटा आयतन, ठीक है। तो आप इसको मैं डिटेल में वैसे पढ़ाऊंगा, इसे जान लो, मात्रा बटा आयतन, क्लियर, ठीक है। तो यह सबसे ज्यादा किसका होता है, सॉलिड का होता है, ठीक है। मात्रा कम होगी लेकिन वजन ज्यादा होगा, लिक्विड उसके बाद आता है और सबसे कम गैस की। तो घनत्व तो सर्वाधिक किसका है, सॉलिड का, लिक्विड का, फिर गैस का। स्पष्ट है सारी बात। थोड़ी सी बात हम करेंगे एलपीजी की, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, ठीक है, क्लियर। इसके मुख्य घटक क्या होते हैं, सबसे ज्यादा तो प्रश्न यही पूछा जाता है कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में मुख्यतः क्या पाया जाता है। और विकल्प भी कई बार दो तरह के होते हैं, ध्यान में रखना। यदि विकल्प में ये तीनों दे रखा है C2H6 अर्थात एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, तो आपको उसे टिक करना है। अन्यथा दिया क्या होता है, यह नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का द्रवीभूत मिश्रण है, क्लियर। तो ये भी आपके विकल्प में हो सकता है नॉर्मल ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन, उस केस में ये नहीं होगा, ठीक है, क्लियर। क्योंकि अधिकतम जो मात्रा होती है वो इसी की होती है, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन की, ठीक है। तो आपने समझ लिया कि इसके मुख्य घटक क्या हैं, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। लेकिन यदि यह ऑप्शन में नहीं हो तो फिर आप इसको टिक करेंगे, नॉर्मल ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। अब देख लो कि एलपीजी सिलेंडर का जो प्रेशर होता है वो कितना होता है, 100 से 120 बार। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। कई बार आपसे यह भी पूछा जाता है। अब देखो कि जब आप एलपीजी सिलेंडर कभी रिसाव होता है, आप कहते हो ना कि अरे गैस खुला हुआ छूट गया, ठीक है, एक विशेष प्रकार का गंध जो है वह आपके नाक तक पहुंचता है, ठीक है। और आप कहते हो कि अरे भैया गैस खुला हुआ छूट गया, किसका गैस खुला हुआ है, जल्दी जाकर के बंद करो। करते हो ना रसोई घर में अपने, सबको इसका अनुभव होगा, ठीक है। तो एक अलग गंध टाइप की आती है, वह गंध किसके कारण होता है, वह होता है एथाइल मरकेप्टेन के कारण। एथाइल मरकेप्टेन का सूत्र भी कई बार पूछ देता है, यह होता है C2H5SH, CH3CH2SH, दो बार C यानी कि C2H5SH, ठीक है, क्लियर। एथाइल मरकेप्टेन का प्रयोग एलपीजी में स्मेल अर्थात गंध के लिए किया जाता है ताकि रिसाव का इसके पता चल सके। अन्यथा आप किसी भी ज्वलनशील पदार्थ को वहां रख दोगे, अगर एक चिंगारी भी वहां पहुंच गई तो फिर आग लग सकता है या फिर किसी प्रकार की दुर्घटना हो सकती है। तो इस ऐसी दुर्घटनाएं न घटित हों इसके लिए हम एलपीजी में क्या मिला देते हैं, थोड़ी मात्रा में एथाइल मरकेप्टेन मिला देते हैं, क्लियर, स्पष्ट है सारी बात। यह आपसे बार बार प्रश्न पूछा जाता है। जो अगला है महत्वपूर्ण गैस वह है सीएनजी यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड अर्थात संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ठीक है। इसके प्रेशर को भी आपको ध्यान में रखना है, 200 से 250 बार, क्लियर, ठीक है। अब देखो कि पहली बात तो मैं यहीं से तुलना कर देता हूं कि इस सीएनजी में एथाइल मरकेप्टेन नाम का कोई भी चीज इसमें मिला हुआ नहीं होता है, इसलिए यह खतरनाक है। इसलिए आप जब कभी भी देखते हो कि सीएनजी वाली जो भी गाड़ियां हैं उसमें सीएनजी जब भराया जाता है, जो लोग सफर कर रहे होंगे तो पहले आपसे कह देता है कि भैया आप उतर जाओ गाड़ी से, जितने भी लोग बैठे हुए हो सब लोग उतर जाओ,
ठीक है, और उसके बाद वह आपकी गाड़ी में सीएनजी भरता है। ठीक है, तो इसलिए सीएनजी से ज्यादा सेफ क्या है, एलपीजी है। क्लियर, लेकिन अब दोनों का अलग अलग कार्य है। ठीक, अब इसके मुख्य घटक, इसमें मुख्यतः क्या होता है, तो मेथेन होता है, CH4 अर्थात मेथेन। हिंदी वाले म एकार थ एकार न, मेथेन लिख लेना। ठीक है, क्लियर। इसकी मात्रा कितनी होती है, 85 से 90%। ठीक है, क्लियर। इस मेथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है। ठीक है, और इसकी मात्रा कितनी होती है, गोबर गैस में यह 90 से 95% तक पाया जाता है। ठीक है, दलदली इलाकों में भी इस मेथेन गैस निकलती है। क्लियर, और यह एक ग्रीन हाउस गैस है, मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं भूगोल में। ठीक है, यदि आपने वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो जाकर के वहां देख लें। ठीक है, अब देखो कि गोबर में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम क्या है, मिथेनोजेन बैक्टीरिया। ठीक है, मिथेनोजेन। ठीक है, मिथेनोजेन का क्या अर्थ होता है, मिथेन प्रोड्यूसर, जो मीथेन उत्पादक हो या फिर जो मीथेन प्रोड्यूस करता हो। ठीक है, तो वह बैक्टीरिया पाया जाता है जो मुख्यतः जुगाली करने वाले जानवरों के आंतों में पाया जाता है। जुगाली करना, आप देखते हो ना कि गाय भैंस जुगाली करती है, उसी को गांव में पागुड़ करना भी कहा जाता है। ठीक है, तो वो जो पागुड़ करने वाले, पहले तो खा लेती है गाय या भैंस जो भी है, वो अपना भोजन कर लेती है और उसके बाद क्या करती है, वो जुगाली करती रहती है, मुंह में फिर से वो उसको वापस लाती है और फिर उसको चबाती रहती है। आप गाय भैंसों को आपने देखा होगा। ठीक है, उसे जुगाली करना या पागुड़ करना कहते हैं। क्लियर, तो इनके आंतों में ये बैक्टीरिया पाया जाता है जो बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकता है, अर्थात यह पृथ्वी पर कहीं ना कहीं सर्वप्रथम पाए जाने वाले जीवों में से है। क्या नाम है उसका बंधु, जल्दी से बताना, मिथेनोजेन बैक्टीरिया। ठीक है, क्लियर। कोयला खदान में जो विस्फोट का कारण है वह कौन सी गैस होती है, तो वो मीथेन गैस होती है। यह भी प्रश्न आपसे बार बार पूछा जाता है। ठीक है, मीथेन के विषय में एक और बात बता दूं जो कि मैं आगे चर्चा करूंगा जब हम कार्बन और इसके यौगिक पढ़ेंगे तब। यह एल्केन परिवार का प्रथम सदस्य है। एल्केन का जो सूत्र होता है CnH2n+2। ठीक है, तो इस एल्केन परिवार का यह प्रथम सदस्य है। क्लियर, और आपसे कई बार पूछा भी जाता है, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव पेपर में आप देखते होंगे जब 10वीं का परीक्षा आपने दिया होगा तो प्रयोगशाला में मीथेन गैस कैसे बनाई जाती है। सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम को गर्म करके प्रयोगशाला में मीथेन गैस बनाई जाती है। ठीक है, फिलहाल आज हम यहीं तक छोड़ते हैं। ठीक है, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप तब तक अपना ख्याल रखें, अपने घरों में रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।